हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि के स्रोत। अपनी पिछली वीडियो में हमने समझा था मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेकिन आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के या फिर दूसरे जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही जो नोट्स के प्राइस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आज का हमारा टॉपिक है प्रशासनिक विधि के स्रोत। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप क्या है, नेचर क्या है, क्योंकि अलग से इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए वो मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया है जो पहले से ही मैं बना चुकी हूँ। आप चाहो तो चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर, जिसमें हम इसके सोर्सेज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेज को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्स का मतलब क्या होता है। तो सोर्स का मतलब होता है जहाँ से वो चीज़ ओरिजिनेट हो रही है या जहाँ से वो चीज़ आई है। और सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम यही देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन सी सोर्सेज हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। तो अब ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स माने जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान की। तो सबसे पहला जो सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो संविधान है। जैसे मैंने, अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है, सभी लॉज इसके अंडर आते हैं, है ना। कोई भी लॉ हो वो बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। जैसे इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो कोई भी लॉ ऐसा नहीं हो सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे बड़ा सोर्स है। और देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, और देश का सबसे बड़ा कानून, सबसे सर्वोच्च कानून है। देश की कानूनी प्रणाली का आधार होने के नाते ये सभी विधायी और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको रेगुलेट करता है, और उन पर एक तरीके से उनको निर्धारित करता है कि कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए। प्रशासनिक प्रक्रिया, जो भी प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल होता है, जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, उसमें कार्यात्मक संगठन और परिणामी विकास देने के अलावा संविधान ने एक, कह सकते हैं कि विस्तृत नियंत्रण तंत्र, यानी कि एक एक्सटेंसिव जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो भी दिया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, संघ और राज्य की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों की हद तय करता है, उनकी लिमिटेशन तय करता है कि कहाँ तक वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, कहाँ तक वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। और न्यायालय को विधायी और प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करने और उनकी संवैधानिकता की जांच करने की यहाँ पे पावर देता है। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। प्रशासन की जितनी भी विधिक कार्यवाहियाँ होती हैं, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको संविधान में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 13 के दायरे में लाया गया है। संविधान की जितनी भी विशेषताएं हैं वो भारत में प्रशासनिक कानून की प्रकृति और उसकी सामग्री को आकार देती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है अध्यादेश, यानी कि ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस भी एक सोर्स माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 123 है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को की विधायी शक्तियों से संबंधित है ना। अगर आपको ध्यान हो तो ये लेजिस्लेटिव पावर देता है प्रेसिडेंट को, ठीक। और जब जो हमारी पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं होती है, वहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार देता है आर्टिकल 123। इसी तरीके की शक्ति
राज्य के राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 में दी गई है। तो 123 बात करता है राष्ट्रपति की कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और 213 बात करता है राज्यपाल की कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। राज्यपाल कब करेंगे? जब विधानमंडल सेशन में नहीं होता, और राष्ट्रपति कब करेंगे? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। अध्यादेश जो होता है, जो ऑर्डिनेंस होता है, उसको निर्धारित अवधि के अंदर, मतलब जो फिक्स टाइम होता है उसके अंदर सदन की जो मंजूरी है वो मिलनी चाहिए। इस तरह से ये जो पावर है वो विधायी नियंत्रण के अधीन होता है। जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो इसी तरीके से मान्य होते हैं जिस तरह से किसी विषय पर संबंधित विधायिका के द्वारा कोई पारित लेजिस्लेशन होता है। मतलब जिस तरीके से विधायिका कोई लॉ पास करती है, उसकी जो प्रभाविता होती है, जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है, बिल्कुल वही सेम यहाँ पे होता है ऑर्डिनेंस के साथ। ठीक, इसी तरीके से वो मान्य होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। तो ऑर्डिनेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे स्रोत है किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे विधान, यानी कि लेजिस्लेशन। अब प्रशासनिक विधि का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? लॉ माना जाता है। जो लॉ होता है, जो कानून होता है, वो कहाँ से निकलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही पार्लियामेंट को और जो राज्य विधानसभाएं होती है, जो राज्य विधानमंडल होता है, उनको कानून बनाने की शक्ति दी गई है। प्रशासन जो है उसको कानून द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं। कोई लॉ बनेगा तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाएगा उस लॉ के अकॉर्डिंग। सभी कानूनों को संवैधानिक नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग वैधानिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए जो भी लॉज बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो लेजिस्लेशन होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स के रूप में। कोई लॉ बनाया जाएगा, उस लॉ के अंदर ये सब चीज़ें होंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर है वो कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के क्या फंक्शंस होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज़ होगी, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ होंगी। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो सारी चीज़ें आती हैं उस लॉ से, उस लेजिस्लेशन से जो हमारी पार्लियामेंट पास करती है। तो ये थर्ड सोर्स है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। नेक्स्ट आता है समितियों की रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़। यहाँ पे देखो विभिन्न तरह की कमेटीज़ होती हैं, उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम पर पेश की जाती हैं या जो भी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रशासनिक कानून का एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, एक अच्छा सोर्स मानी जाती हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये कमेटीज़ जो होती हैं, जो भी अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं या जो भी कमेटीज़ टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं, उनके माध्यम से जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो प्रत्यायोजित विधान होता है, उस पर संसदीय कंट्रोल अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। यहाँ पर इन कमेटीज़ की जो रिपोर्ट है उसका प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी कमेटीज़ बनाई जाती हैं टाइम टू टाइम, वो किसी ना किसी रोल में, किसी ना किसी रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रत्यायोजित विधान, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखो सबसे पहले ये समझना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है। देखो कानून बनाने का काम किसका है? विधानमंडल का है। ये उसका सबसे पहला प्राथमिक कार्य है कि वो कानून बनाए देश के लिए। फिर भी किसी भी देश में विधानमंडल जो है वो विधायी शक्ति का एकाधिकार नहीं रखता, मतलब उस पर उसकी मोनोपोली नहीं है। विधानमंडल द्वारा दी गई जो पावर्स होती हैं उसके तहत ही प्रशासन के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके द्वारा बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। इस तरह के प्रशासनिक विधान को हम क्या कहते हैं? प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। मतलब जब पार्लियामेंट पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और वो उसके पास टाइम नहीं होता और लॉ बनाने हैं, तो वो क्या करता है? अपनी इस लॉ बनाने की पावर को किसी और इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर क्या कर रहा है? डेलीगेट कर रहा है लॉ बनाने की पावर। और जब वो कानून बनाता है जिसको डेलीगेट की गई है वो पावर लॉ बनाने की, तो उस लॉ को बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कहीं ना कहीं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स के रूप में माना जाता है और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी एक तरह का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही माना जाता है। प्रशासनिक विधि में जो विधायी शक्ति होती है, जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, उसके प्रत्यायोजन
मतलब उसके डेलीगेशन, उसके प्रयोग और उसके रेगुलेशन का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। इस तरह से जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल डिसीजन, ये नेक्स्ट सोर्स है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। देखो, प्रशासनिक कानून जो है वो एक ऐसा कानून है जो कोडिफाइड नहीं है। ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है, इसमें कोडिफिकेशन नहीं है जैसे आपके सेक्शंस होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है। तो ये कोडिफाइड तो है नहीं, ना ही ये रिटन लॉ है कि कहीं पर लिखा हुआ है, ये अलिखित है। और ज़्यादातर जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा ये बना गया है, मतलब टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे इसका विकास होता गया, धीरे धीरे विकसित हुआ है ये लॉ। तो सरकार के जितने भी अंग हैं, सरकार की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच, और जो भी सिटीजन्स हैं और प्रशासन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच किसी भी विवाद, कोई भी अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके मामले में जो न्यायपालिका है वो ही डिसीजन देती है अपना। मान लो नागरिक के बीच में दो लोग हैं, उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो जजमेंट के लिए कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीज़न के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कोर्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि टाइम टू टाइम जो भी जुडिशियल डिसीजंस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोर्स बन जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ठीक, अब हमारे देश में तो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने का राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे इंटरप्रेट करता है। तो प्रशासन के द्वारा किस तरीके से पावर का यूज़ किया जाएगा, है ना, और सरकारी कर्मचारी जो भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं, है ना, या फिर उनके कार्य से किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे मामलों में सरकार की जिम्मेदारी पर बहुत सारे विभिन्न निर्णय के माध्यम से जो हमारा न्यायालय है, जो हमारे कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके माध्यम से क्या होता है कि प्रशासनिक कानून वो बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जुडिशियल डिसीजन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स के रूप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ये जो है प्रिंसिपल्स जो होते हैं नेचुरल जस्टिस के, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं। और इन प्रिंसिपल्स में कुछ बहुत ही ज़्यादा, देखो इम्पॉर्टेंट सबसे बात ये है कि एक तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और आपके लिए जानना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली चीज़ कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता, और दूसरा, अगर कोर्ट के सामने दो पार्टीज़ आई हैं तो दोनों को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और कोर्ट ने एक का मैटर सुन लिया और दूसरे को बिना सुने ही फैसला सुना दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन सोर्स भी इनको हम मान सकते हैं। ठीक, ये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं इनका उपयोग कुछ न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही में निष्पक्षता लाने के लिए किया जाता है, मतलब इम्पार्शियलिटी बनी रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और कोर्ट के द्वारा निर्धारित ये जो नियम होते हैं प्राकृतिक न्याय के, ये व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, मतलब उनके प्रोटेक्शन के रूप में, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और प्रशासनिक प्राधिकरण जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके द्वारा राइट्स को प्रभावित करने वाले आदेश जारी करते समय अपनी मनमानी करने की प्रक्रिया के खिलाफ है। मतलब पार्टीज़ के साथ या लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो वो न्याय एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पक्षकार के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की। अगर हम इन नियमों के उद्देश्य की बात करें कि ये जो नियम है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं प्राकृतिक न्याय के, तो इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, सबसे बड़ा पर्पज़ यही होता है कि ये प्राधिकरण को, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं,
वो किसी तरह का कोई अन्याय ना कर पाएँ, उस अन्याय को करने से रोकना ही इनका उद्देश्य है। ये जो प्राकृतिक न्याय के नियम होते हैं, ये देश के कानून का स्थान नहीं लेते, बल्कि उनके पूरक भी होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। और आगे जब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर लेकर आएंगे और उसमें हम सारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी हमने सोर्सेज देखे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारा, चाहे ऑर्डिनेंस हो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को पावर दी गई है वो इनको जारी कर सकते हैं, चाहे लेजिस्लेशन हो जो टाइम टू टाइम बनाए जाते हैं, चाहे कमेटीज़ की रिपोर्ट हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो, जुडिशियल डिसीजन हो जो हमारे कोर्ट्स देते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है या हाई कोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, या फिर हमारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हो। जितने भी सोर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ओरिजिनेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं। तो आज की वीडियो में जो हमने सोर्सेज समझे हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ये अलग से हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने सोर्सेज को डिस्कस किया है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आगे जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।